दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक आप सभी का अभिवादन करता हूं। हार्दिक स्वागत करता हूं संवाद इंडिया के मंच पर। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि संवाद इंडिया के मंच पर विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हम आपके सामने हमेशा लेकर आते रहते हैं। और आज भी इसी संदर्भ में देश की राजनीति से जुड़े कुछ मुद्दों पर हम आपके सामने चर्चा लेकर आए हैं। आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से लगातार देश के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में एक दूसरे को शह और मात देना खेल लगातार चल रहा है। जहां विपक्ष लामबंद होकर एक साथ आकर एकजुट होकर सत्ता पक्ष को सीधी चुनौती देने की कोशिश कर रहा है, वहीं सत्ता पक्ष के द्वारा भी विपक्ष को छिन भिन करने की कोशिशों को हम देख रहे हैं। किस तरह से महाराष्ट्र का लाइव एग्जाम्पल सबके सामने है कि किस तरह से वहां जो क्षेत्रीय दल थे, प्रमुख रूप से दो, शिवसेना और एनसीपी, दोनों पार्टियों को विभाजित कर बीजेपी ने अपने साथ मिला लिया, उन्हें अपने साथ खड़ा कर लिया है। तो ऐसे में वह भी विपक्ष की जो शक्ति है उसको कमजोर करने की तरफ लगातार अपनी तरफ से प्रयास बीजेपी की तरफ से भी। और इस कड़ी में आने वाले समय में हम और देश की राजनीति में क्या उथल देखेंगे, और विभिन्न जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, दूसरी राजनीतिक पार्टियां, क्या उसमें और विभाजन होगा जो बीजेपी के साथ खड़ा हो सकता है, सत्ता पक्ष के साथ खड़ा हो सकता है। ऐसी आशंकाएं लगातार राजनीतिक गलियारों में। इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देश का एक बहुत ही वरिष्ठ पैनल हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ा हुआ है। इस चर्चा में संवाद इंडिया की जो चर्चा है हमारी, उसमें हमारे साथ सुनील शुक्ला जी इलाहाबाद से जुड़े हुए हैं। उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। साथ ही मुकुल त्रिपाठी जी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, और उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आनंद वर्धन जी भी कुछ ही देर में हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ जाएंगे। तो चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मुकुल जी से करता हूँ। मुकुल जी, जैसे आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक सरगर्मियां लगातार तेज हो गई हैं, और हाल ही में जिस तरह से एनसीपी में अजित पवार के नेतृत्व में एक गुट, एक संख्या उनके साथ आती है और बीजेपी के साथ सरकार में शामिल हो जाती है। वहीं उससे पहले उन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी बीजेपी लगाती रही है। उनके जो बड़े पदाधिकारी हैं, नेता हैं महाराष्ट्र के, कृष्ण सोमैया, वह लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक आंकड़ा भी पेश करते रहे हैं। और जिससे प्रधानमंत्री जी ने भी एक आंकड़ा पेश किया था भोपाल की रैली में, उसके पश्चात अजित पवार के द्वारा बीजेपी के साथ खड़े होना और उप मुख्यमंत्री बनना, यह क्या दर्शाता है। और जिस तरह से विपक्ष और बीजेपी के मध्य एक नूरा कुश्ती हम देख रहे हैं, 6 माह तक खेल लगातार देख रहे हैं। ऐसे में जो आज आने वाली राजनीति है वह आपको किस दिशा में जाती दिखाई देती है? इस लड़ाई में कौन जीतता दिखाई देता है आपको? मुकुल त्रिपाठी जी। जी भाई साहब, एक्चुअली मुझे जो लगता है, सुनील जी भी शायद इस चीज को एग्री करेंगे, कि बीजेपी कहीं ना कहीं अपने जो उनका एक संगठन है उससे उनको ये नहीं लग रहा कि मैं जीत सुनिश्चित हो पाएगी। तो विपक्ष का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है और जितने एकजुट हो गए, अब इनका टारगेट है कि इसको तोड़ना, इसको डिवाइड कर दें। डिवाइड करने के बाद जितने लोग हमारे साथ आ सकें वो हमारे साथ आ जाएं। इसी कड़ी में साउथ से लेके आप महाराष्ट्र तक का जो अभी हुआ है, ये लोग सब किसी न किसी तरीके से दलों को तोड़ के उन विधायकों और उन जो उनका एक जनाधार है उसको अपने साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी मंत्रिमंडल चेंज होगा, मंत्रिमंडल में भी कई ऐसे चेहरे आएंगे जो विपक्ष के वही चेहरे होंगे जिनको ये लोग आरोप लगाते थे कि भ्रष्टाचार में, जिसमें आ भी गए हैं, और अब वही मंत्री बनने जा रहे हैं। तो इसका बड़ा दूरगामी असर होगा। ये किसके फेवर में जाता है, जनता इसको कैसे लेती है, ये एक अलग विषय है। लेकिन बीजेपी अपना कोई भी पत्ता छोड़ना नहीं चाहती कि जहां से उसको वोट मिले और वो उसको छोड़ दे। तो कुल मिला के ये कि धन बल डर जैसे भी होगा, इनको अपने साथ मिला लो। बाकी चीजों पे वो अपने आप को विन विन पोजीशन पे रखना चाहते हैं कि जब विपक्ष में ही नहीं रहेगा, आप केसीआर से लेके वाईआरएस जो बदल गई है शायद, वो तक देख लीजिए, और सबको वहां से लेते हुए नवीन पटनायक जो विपक्ष के खेमे में रहना नहीं चाहते, वो तक न मोदी के साथ है, लेकिन वो इस बात पे एग्री करते हैं कि हम केंद्र के साथ, केंद्र का विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि केंद्र अगर हम विपक्ष में चले गए तो केंद्र हमारा क्या कहते हैं, सारी फंडिंग बंद कर देगा, तो डेवलपमेंट कैसे होगा। तो जो बड़े बड़े नाम है उनको डिवाइड करके उनके लोगों को अपने साथ करने की ये इनकी कोशिश है। अब ये आगे वक्त बताएगा कि ये कितना सफल होते हैं इसमें, और जनता इसको नकारती है कि स्वीकारती है, क्योंकि राज्यों में ये कमजोर है। एमपी ले लीजिए आप, छत्तीसगढ़ ले लीजिए आप, राजस्थान ले लीजिए, इन सब में ये लोग ऐसे ऐसे लोगों को अब अध्यक्ष तक बना रहे हैं जिनको पहले वो मना कर चुके हैं। और मना करने के बाद अब चूंकि चुनाव नजदीक है और इनके साथ अब कोई इनको लग रहा है कि राहुल गांधी की जो यात्रा थी
और अभी जब तेलंगाना राहुल गांधी गए तो शायद आप सारे लोग जानते होंगे किस तरह से जन सैलाब उमड़ा। ये जन सैलाब देख के, जबकि वहां पे सरकारी बसें देने से मना कर दिया था गवर्नमेंट ने, उसके बावजूद लाखों की संख्या में लोग उस रैली में आए और 8-8, 10-10, 12-12 घंटे तक वो भीड़ जमी रही। और खुदा न खास्ता अगर राहुल गांधी अपनी दूसरी पदयात्रा करते हैं, यही खौफ सत्ता पक्ष को सता रहा है। और इसका तोड़ ये लोग ये निकाले हैं कि किसी साम दाम दंड भेद से किसी तरह जो विरोधी दल है उनका कोई एक प्लेटफॉर्म ना बनने पाए जिसमें सब इकट्ठा हो जाए। अकाली दल को साथ ले रहे हैं, साउथ में आपके चंद्रबाबू नायडू साथ आ गए हैं, शिवसेना का हाल आप देख चुके हैं, एनसीपी का हाल देख चुके हैं। अभी तो हरिवंश जी आए हैं, प्रभात खबर सुनील जी जान रहे होंगे, आनंद अर्जन जी भी जान रहे होंगे। वो गए बिहार और बिहार जाके नीतीश जी से उन्होंने 1.5 घंटा मीटिंग की है। 1.5 घंटा। बड़े संपादक, प्रभात खबर कोई छोटा अखबार नहीं है, वो खबरें लिखवाते थे कि जिससे सरकार से सवाल पूछो, सरकार अपनी ठीक करे। वो चीजें वहां पे 1.5 घंटा जाना हरिवंश जी का और नीतीश कुमार से मीटिंग, ये भी एक चीज है कि ये क्या जो कहा जाता है उनको पलटू राम, एट लास्ट जाते जाते कहीं पलट ना जाए। सारे जितने भी आप छोटे छोटे दल हैं उन सबको अपने खेमे में ये लोग ला रहे हैं। अकाली दल तक को कोई भरोसा नहीं, अकाली दल को कल मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, किसी में किया जाए, बातचीत उनकी चल रही है। तो कोई भी पत्ता बीजेपी छोड़ना नहीं चाहती। विपक्ष का ये जो प्लेटफॉर्म है इसको नेस्तानाबूद करने पे तुले सारे लोग इकट्ठे हैं। तो अमित शाह और मोदी जी की रणनीति ये है। जी जी जी, आपने काफी विस्तार से बताया कि संभावनाएं क्या हैं हो सकती हैं आने वाले समय में। तो आनंद वर्धन जी भी हमारे साथ आ गए, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ बहुत बहुत समाज इंडिया के मंच पर। आनंद जी, जैसे कि इस समय चर्चा है लगातार विपक्ष और विपक्ष के बीच में कुश्ती हम देख रहे हैं, नूरा कुश्ती कह लीजिए या शहमाद देने का खेल जो चल रहा है आपस में, एक दूसरे की कमजोरी जो चीज है उसको ज्यादा पकड़ने की फिराक में सत्ता पक्ष के विपक्ष को किसी तरह से कमजोर कर दिया जाए और हमारी शक्ति खुद ही बढ़ जाएगी। तो ये जो परिप्रेक्ष्य है, ये जो संदर्भ है सत्ता पक्ष के लिए, तो वह क्या चाहता है कि विपक्ष के तौर पर कोई भी मजबूती से हमारे सामने खड़ा ना हो पाए, जब भी हमारी राह आसान होगी, नहीं तो मुश्किल तो वह देख ही रहे हैं और उसी शायद मुश्किल का जो उन्हें एहसास हो रहा है, उसी कारण वह इस पूरे विपक्ष को छिन-भिन करने के प्रयास में। आपको क्या लगता है आनंद वर्धन जी? प्रशांत जी, पहली चीज तो यह है कि इसका मतलब पटना की जो विपक्ष पार्टियों की जो मीटिंग थी वो बिल्कुल पूरी तरह से सक्सेसफुल हुई है। उसके बाद बौखला गए हैं, क्योंकि अगर ये इनको दिक्कत नहीं होती तो इस तरह का जो ये काम कर रहे हैं वो काम नहीं होता। अब एक एक करके हम लोग बात कर लें। जैसे आप सबसे पहले महाराष्ट्र की बात कर लीजिए। महाराष्ट्र में उनको पता है कि 48 में से आज की तारीख में उनके पास 42 सीटें हैं। और मैं आज सुबह अभी आपसे बात करने से आधे घंटे पहले मैं महाराष्ट्र वानखेड़े जी से भी बात कर रहा था, बहुत लोगों से मेरी बात हुई। अब उल्टा हो रहा है। आज की तारीख में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की अगर आप उस 48 में सीटें देखें लोकसभा की, तो 6 शिवसेना उद्धव ठाकरे, 4 एनसीपी और 1 कांग्रेस, 11 है। मैंने उनसे पूछा कि 11 से ये 12 होंगी कि 10 होंगी? उन्होंने कहा 45 होंगी। वो कह रहे हैं कि 11 से ये सीटें महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की 45 होंगी। बीजेपी डबल डिजिट में आज की तारीख में ये सब तोड़ फोड़ करने के बाद भी नहीं आने की स्थिति में है। बीजेपी डबल डिजिट में नहीं आ सकती है। और ये इस बात से कह रहे हैं क्योंकि वहां एक नई अब चीज शुरू हो गई है, महाराष्ट्र वर्सेस गुजरात। ये वाला मामला ऐसा आसान नहीं है जो लोग भूलेंगे, क्योंकि आज एक नया डेवलपमेंट और हुआ है। ये जो महाराष्ट्र का भाई सबसे बड़ा मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल, देश की पॉलिटिकल कैपिटल दिल्ली, फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई की फाइनेंशियल कैपिटल को किसी तरह से गुजरात शिफ्ट करने की बहुत दिनों से योजना चल रही है। वो एक गिफ्ट सिटी बनी है, फिर वो एक बना रहे हैं जहां पे टैक्स हेवन बना रहे हैं, जो जहां पे आपको कुछ टैक्स भी नहीं लगेगा, कुछ उस तरह की बातें कर रहे हैं। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि आईपीओ जब आता है तो बीएससी में उसमें एक घंटी बजती है। वो नया आईपीओ जब लाया जाता है तो उसका एक सिंबॉलिक है, ये सब रिचुअल है। वो आज अहमदाबाद में घंटी बजी है। पहली बार हिंदुस्तान में आपने मुंबई स्टॉक एक्सचेंज से उसको अहमदाबाद ले जाने की कोशिश की है। तो ये जो इनकी धीरे धीरे कोशिश है कि इसको किसी तरह से फाइनेंशियल कैपिटल बना दें, मुझे लगता है उसकी दो बातें। एक तो मराठी अस्मिता की बात अपनी चल रही है, उस पर भी बात कर लेंगे, लेकिन ज्यादा जरूरी यह है कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ।
गुजरात में मैं जाता हूं तो मैं केवल मजदूरी करने जा सकता हूं, मुझे और कुछ नहीं मिलेगा। मुंबई में जाके मैं बड़ा जर्नलिस्ट भी बन सकता हूं, बड़ा एक्टर। मुंबई में ही शाहरुख खान है, मुंबई में ही अमिताभ बच्चन है, मुंबई में एस डी बर्मन थे। मुंबई जो है वो ज्यादा कॉस्मोपॉलिटन है। मुंबई में अगर मेरे पास, एक तो मुंबई में ये फैक्ट है और हम सब लोगों ने देखा कि मुंबई में कोई खाली पेट नहीं सोता है। ये भी फैक्ट है कि मुंबई में सबके लिए अवसर है। अगर आप अच्छा कर सकते हो, हमारे यहाँ हम लोग सिक्योरिटी गार्ड को 10-12 हजार देते हैं, वहां 25,000 रुपया मिलता है उसको। संभावना है मुंबई में ज्यादा है, आप जितनी कोशिश कर लीजिए कॉस्मोपॉलिटन। दूसरा, मराठी अस्मिता की बात। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी कभी भी किसी रीजनल उसकी अस्मिता नहीं हो सकती, ये बात हरदम रीजनल पार्टी के पास आएगी। और हाल के दिनों में अगर आपने देखा, एक एक करके मैं बता दूं, बंगाल में क्या हुआ, दीदी और दीदी किया, उसका हश्र क्या हुआ कि जो एवरेज बंगाली था उसने कांग्रेस को भी छोड़ा, कम्युनिस्टों को भी छोड़ा, और वो ठीक से ममता बनर्जी के पीछे लामबंद हो गया। वो जो ठेठ हिंदुत्व के वाले नहीं थे, उनको लगा कि नहीं ये तो हमारी बंगाली अस्मिता की बात है। कर्नाटक में क्या हुआ, आपने अमूल और नंदिनी की बात शुरू की, आपने टीपू सुल्तान को गाली देनी शुरू की, वो क्या हुआ, कर्नाटक की अस्मिता की बात आ गई। और ये पंजाब में भी हुआ। जब आप सिर्फ कहना ये चाह रहे हैं कि ये जो सारी चीजें हैं, इसको आपको अभी जैसे ये लग रहा है ना कि नहीं वहां क्या होगा, यहाँ क्या होगा, ये कुछ नहीं है। ये केवल लोगों को भ्रमित करने की बात है। जो एक कंट्रोल मीडिया है उसके द्वारा ये संदेश देने की बात है किस तरह की हो रही। मैं एक दो चीजें इसलिए बता दूं कि लोगों को लग रहा है नहीं ये नीतीश कुमार मैंने ले लिया क्या है? नीतीश कुमार क्या हुआ? के आज वापस जाने का ऑप्शन बंद है। आज नीतीश कुमार वापस नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आज अगर वो चाहें भी तो वो नहीं जाएंगे, उनके साथ के लोग। हरवंश जी की बात, जैसा मुकुल जी ने कहा, मुझे भी थोड़ा वो आश्चर्यजनक इसलिए लगा कि जिस पार्टी के अभी जिसके डायरेक्शन पे वो चलते हैं, वहां बिना बड़े पापा से पूछे वो नीतीश के यहाँ आके बात नहीं कर सकते हैं। वो बड़े पापा छोटे पापा किसी ना किसी से तो उन्होंने परमिशन ली होगी, बताया होगा कि पापा मैं जा रहा हूँ पुराने चाचा से मिलने, तो बिना वहां की सहमति के नहीं आए। ये भी फैक्ट है कि हरवंश जी की एक जमाने में बहुत इज्जत थी, पत्रकारों के बीच में बहुत इज्जत थी, चंद्रशेखर जी के साथी माने जाते थे। लेकिन जब से हरवंश जी ने वो किसान बिल का काम किया है, तब से कम 5 जगह मैं जानता हूं जहां पे मैंने ही कहा कि अगर हरवंश जी आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने किसानों के साथ दगाबाजी वाला काम किया था, तो मैं उस जगह नहीं जाऊं, क्योंकि हरवंश जी हैज लॉस्ट दैट। जो उनकी क्रेडिबिलिटी थी, जो हरवंश जी की जो साख थी, वो साख वो खो चुके हैं। हरवंश जी वो साख अब वो वाली चीजें नहीं कमांड करते हैं। मैं ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये समझना जरूरी है। आप सारी पार्टीज को लीजिए, आम आदमी पार्टी, आप जो बीजेपी है वो क्या कर रही है, बीजेपी कुछ ऐसे इश्यूज को ले आ रही है जिससे आप में थोड़ा कंफ्यूजन हो। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये बीजेपी को भी पता है, सबको पता है कि अगले चुनाव से पहले ये पास नहीं होगा, ये कानून नहीं बनेगा। लेकिन उसको उसको सामने रख के कि मुसलमान चार शादी करते हैं, मुसलमानों को कर देंगे। उसमें इतने कंफ्यूजन है। बीजेपी के यहाँ से सुशील मोदी कह रहे हैं कि भाई इसमें से एग्जाम करिए, इसमें से आप शेड्यूल ट्राइब और इनको हटाइए। आप भाई अगर कोई किसी को ये दिखाई दे रहा है तो उसको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि सुशील मोदी वहां एक दूसरी आवाज कह रहे हैं। किसी को ये नहीं दिखाई दे रहा है कि आज खत हार के उनको कांग्रेस के पुराने लोग के ऊपर आज झाकड़ को, वो 1 साल हुए झाकड़ जी गए हैं पंजाब में, उनको वहां का अध्यक्ष बनाना पड़ रहा है। नहीं है लोग, उनके पास लोग नहीं है। तो सिर्फ कहना यह है कि आज वो शिवराज सिंह चौहान को हटाने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी बार बार चाहती है हर जगह तरह से ये, लेकिन हटा इसलिए नहीं सकती है कि वो उनकी दुर्गति वही कर्नाटका वाली हो जाएगी। तो मेरा सिर्फ कहना यह है कि ये मीडिया प्रचारित ज्यादा है कि विपक्ष का वो खेमे में वो गड़बड़ फलाने। एक दिक्कत ये है कि हम लोग जहाँ उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, हमारे यहाँ के जो विपक्ष के नेता हैं वो अभी बहुत क्लियर नहीं हो पा रहे हैं कि वो क्या करना चाहते हैं। हमारे क्योंकि वो 1 से 10 नंबर तक वही लीड करेंगे। अखिलेश यादव को छोड़ के उत्तर प्रदेश में और कोई लीड नहीं कर सकता है विपक्ष को। लेकिन वो अभी तक जो भी उनका है, उनका कुछ स्ट्रेटेजी हो सकती है, लेकिन अभी तक वो क्लैरिटी के साथ ताल ठोक के मैदान में, मतलब अखाड़े में कूदे नहीं। ये भी फैक्ट। जी 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 जैसे आप कहेंगे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो क्लियरिटी नहीं है अभी, और लेकिन साथ ही आपने बहुत सारे मुद्दों को बाहर उठाया कि किस तरह से
हरिवंश जी की बात की, क्रेडिबिलिटी कम हो गई है। तो सुनील जी, आपको क्या लगता है कि पूरे परिदृश्य की अगर हम बात करें, जिस तरह से विभिन्न प्रदेशों में बीजेपी टारगेट कर रही है, जो वहाँ के रीजनल पार्टीज हैं, उनके जो बड़े नेता हैं, वह चाहती है कि किसी तरह से विपक्ष एकजुट हो और हमारे सामने खड़ा ही नहीं हो पाए। तो मोदी जी को क्या लगता है, अमित शाह जी को क्या लगता है कि अगर विपक्ष की शक्ति बढ़ती है या मजबूत होता है, तो उन्हें अपने नीचे की जमीन की शक्ति दिखाई देती है, इस वजह से सारे प्रयास कर रहे हैं वे? अब क्या लगता है सुनील शुक्ला जी? धन्यवाद प्रशांत जी। एक तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती रही है उस पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है वो फिर से, और वह यह कहती रही है कि वह क्षेत्रीय दलों के पक्ष में नहीं है और क्षेत्रीय दलों को नष्ट करना उसका उद्देश्य है, और अतीत में भी उसने किया है और आज भी कर रही है। आज असम गण परिषद का नाम लेने वाला कोई नहीं है। कितना संघर्ष किया था असम गण परिषद ने, किस तरीके से उसने अपनी ताकत जुटाई थी असम के अंदर। आज न कोई प्रफुल्ल महतो का नाम लेने वाला है, ना कोई भृगु फुकन का नाम लेने वाला है, न उस पार्टी का नाम लेने वाला है। और उस पार्टी का अस्तित्व तो खत्म हो गया। अगर आप उसके तह में जाएंगे तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है। शिवसेना को तोड़ने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, उस शिवसेना को जिसके बूते उसने पैठ बनाई महाराष्ट्र में। बेटा, अगर बाला साहब ठाकरे ने हाथ नहीं रखा होता तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की कोई ताकत नहीं बन सकती थी महाराष्ट्र। उस शिवसेना को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा, एनसीपी को तोड़ा। एनसीपी और खासतौर से वह उन राजनीतिक दलों पे हमले कर रहे हैं जिनका क्षेत्रीय महत्व बहुत ज्यादा है, जिनके कारण वह उन राज्यों में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं या जिनके सहयोग की उनको आवश्यकता है। यह अब इनकी गतिविधियों से यह लगातार यह साबित होता चला जा रहा है। दूसरी चीज कि ये महाराष्ट्र ऐसे राज्यों में इनको अपने किसी न किसी सहयोगी की तलाश रहती है जहां पे ये अपने बूते आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे पंजाब में इनको अकाली दल की जरूरत है, वो अपने बूते कुछ नहीं कर सकते। ये महाराष्ट्र में इनको शिवसेना का सहयोग मिले, चाहे एनसीपी का सहयोग मिले, बिना उनके ही कुछ नहीं कर सकते। वहाँ बिहार में कोई ना कोई इनको चाहिए, चाहे रामविलास पासवान मिले, चाहे नीतीश कुमार जी मिले, चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी मिले, उनको चाहिए। उसके बगैर इनके पास कोई लीडरशिप ही नहीं जिसके कारण वो आगे बढ़ पाए। परिणाम क्या होता है कि जो कमजोर कड़ी होती है जिस पार्टी की, उस पर हमला करते हैं, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं, उनके पोते उसमें जो नेता होते हैं उनको तोड़कर अपने साथ लाते हैं। और इससे दो संदेश देना चाहते हैं। एक तो उन राजनीतिक दलों को संदेश देना चाहते हैं कि यार तो अगर आप उनके लाइन एंड लेंथ में नहीं आए तो वो आओ किसी सीमा तक आपको तोड़ने के लिए जा सकते हैं। दूसरी चीज कि वह आम लोगों के बीच में यह धारणा बनाने का प्रयास करते हैं कि विपक्षी दलों के अंदर कोई ताकत नहीं है, ये सब भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग हैं और ये सत्ता से लड़ने की इनके पास कोई राजनीतिक ताकत इनके पास बची नहीं है। तो आम लोगों में विपक्षी दलों को अविश्वसनीय बनाने की भी रणनीति इनकी होती है और राजनीतिक रूप से कमजोर करने की। यह जो प्रयास चल रहा है। लेकिन है क्या कि अब आपको लगता है कि आप विधायक तोड़ लिए तो आपको संख्या तो मिल गई, लेकिन उन विधायकों के टूटने से उस तरह का जन समर्थन भी आपको हासिल हो गया, इस पे बहस है। शिवसेना को तोड़ लेने के बाद आपको अगर ये लगता हो कि शिवसेना का समर्थक भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हो गया, इस पे बहस है, इसमें संदेह है, ये आने वाले दिन बताएगा। और जिस तरीके से उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के सभाओं में लोग शामिल हो रहे हैं, उसे लगता नहीं कि शिवसेना का जो समर्थक है वह बीजेपी के साथ चला जाएगा। आपने एनसीपी को तोड़ लिया, आपको एक मराठा नेतृत्व की आवश्यकता है, लंबे समय से आप तलाश कर रहे थे। आपने अजीत दादा पवार को अपने साथ आप ले आए, जूनियर पवार से सीनियर पवार को के सामने आप खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब एनसीपी का मतदाता आपके साथ चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, इस पे बहस होनी चाहिए, क्योंकि एनसीपी का मतदाता वो मतदाता है जो कांग्रेस का मतदाता है। क्या एनसीपी को मत देने वाला जो माइनॉरिटी के लोग हैं वो बीजेपी को देने लगेंगे अजीत दादा पवार की वजह से? मुझे लगता है कि नहीं देंगे। जो सहकारिता आंदोलन के लोग हैं, जिनका लंबे समय से संपर्क कांग्रेस और एनसीपी के साथ रहा है, शरद पवार जी के साथ रहा है, क्या वो टूट के कांग्रेस के साथ चले जाएंगे? क्या टूट करके बीजेपी के साथ चले जाएंगे? मुझे लगता है कि ऐसा होगा नहीं। शरद पवार जी का जो प्रभाव वाला इलाका है, जिनमें शरद पवार की बड़ी प्रतिष्ठा है, चाहे आप कोल्हापुर देख लीजिए, चाहे पूर्णा देख लीजिए, चाहे ये बारामती देख लीजिए, चाहे सतारा देख लीजिए, इन इलाकों में शरद पवार की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा बहुत है।
वहाँ का किसान, वहाँ का अल्पसंख्यक, वहाँ के विभिन्न वर्गों के लोग शरद पवार के प्रति उनका बहुत सम्मान है और उस पूरे इलाके में उनकी बहुत बड़ी ताकत है। अब अजीत पवार जो खुद अपनी ऊर्जा के स्रोत जिनके शरद पवार रहे हैं, वह कितनी ऊर्जा दे पाएंगे बीजेपी को, ये आने वाला दिन बताएगा, आने वाले समय में आप देखेंगे। लेकिन बीजेपी दो काम कर रही है, एक तो जो राज्यों में क्षेत्रीय दल हैं उनको कमजोर करने का प्रयास कर रही है, क्योंकि ये जो क्षेत्रीय दल हैं 2024 के चुनाव के मद्देनजर और राज्य विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर बड़ी ताकत है, उनके लिए बड़ी चुनौती है। और दूसरी चीज, विपक्षी एकता को कमजोर करने की यह कोशिश है कि अगर जो ये जिस नारे को लेकर के चल रहे हैं कि एक सत्तारूढ़ दल के उम्मीदवार के खिलाफ एक विपक्ष का उम्मीदवार, यह बीजेपी के लिए चुनौती है। चुनौती इस बिना पर है कि आप देख लीजिए 2000 इनके बहुत पॉपुलरिटी हुई, मोदी जी की बड़ी पॉपुलरिटी हुई, बीजेपी की बड़ी ताकत बढ़ी, तो 37% वोट मिले। 37% वोट का मतलब कि हम यहाँ 3 लोग बैठे हुए हैं, हम हैं, आनंद जी हैं और मुकुल जी हैं, हम में से 2 आदमी ने बीजेपी को वोट नहीं दिया है। 3 लोग हम लोग वोट देने के लिए गए, इनमें से 2 ने वोट नहीं दिया। ये अलग बात है कि उन्होंने अलग अलग वोट दिया, लेकिन ये 2 जो बीजेपी को वोट नहीं दिए वो मिल करके एक कैंडिडेट को दे देंगे, तो फिर बीजेपी का हश्र का अंदाजा कर लीजिए। तो वो विपक्षी एकता को रोकने की कोशिश, अगर ये विपक्षी एकता हो रही है तो लोगों के बीच में अविश्वसनीय बनाने की कोशिश और क्षेत्रीय दलों को कमजोर करने का प्रयास, ये बीजेपी का एजेंडा है। बीजेपी अपनी ताकत बढ़ाने के बजाय सामने वाले को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि बिहार में इसकी दाल नहीं गल रही है। नीतीश कुमार को विश्वसनीय बनाने के लिए बार बार ये बात कही जा रही है कि वह अंतिम समय हो सकता है कि एनडीए में चले जाए। सवाल है कि एनडीए में जा सकते हैं वो, लेकिन ये तो विचार किया जाना चाहिए कि एनडीए में जाकर के उनको मिलेगा क्या, कौन सी उनकी राजनीतिक ताकत बढ़ जाएगी, राजनीतिक हैसियत क्या बढ़ जाएगी उनको, और भौतिक रूप से उनको क्या मिल जाएगा। मुख्यमंत्री वो कई बार रह चुके, केंद्रीय राजनीति में बीजेपी के माध्यम से उनको कोई भूमिका मिलने वाली नहीं है। आज जो केंद्रीय विपक्ष में केंद्रीय नेतृत्व में एकदम आगे के नेता बने हुए हैं, बीजेपी में या एनडीए में जाने के बाद वो आपकी हैसियत रहेगी नहीं, तो किस बिना पर चले जाएंगे वो। अगर सत्ता में बने रहने के लिए उनको जाना था तो बीजेपी से अलग क्यों हुए होते, जो बिहार में उनका संगठन चल रहा था, जो गठबंधन चल रहा था, उसको क्यों तोड़े होते हो। तो सत्ता में बने हुए थे और कंफर्टेबल तरीके से सरकार चल रही थी, कोई समस्या थी नहीं उनकी। तो अगर सत्ता में बने रहने का लाभ है तो ऑलरेडी मुख्यमंत्री हैं, वो कोई संकट नहीं है उनके पास। बीजेपी से अलग होने का अगर उनको मलाल होता तो अपने उस गठबंधन को तोड़े नहीं होते। तो किस लिए जाएंगे, भाई सवाल होना चाहिए कि आखिर अगर चले जाएंगे तो क्यों चले जाएंगे। कोई ना कोई राजनीतिक वजह तो होगी, उनके ऊपर कोई ईडी और सीबीआई और आईटी का तो कोई दबाव है नहीं कि उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप, उनके खिलाफ कोई जांच चल रही है और उनको जेल जाने का डर हो। आज तक कोई उनके ऊपर हमला नहीं कर पाया। मोदी जी का भी 4 दिन पहले का भोपाल का भाषण याद कीजिए, सभी लोगों का उन्होंने नाम लिया, नीतीश कुमार जी का नाम नहीं लिया, तो कुछ है भी नहीं। तो ये अगर जो लोग ये बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं और एनडीए में जा सकते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ठीक राजनीतिक तो संभावनाओं की चीज होती है, लेकिन ये स्थिति क्यों बनेगी, मुझे लगता है कोई वजह नहीं लगती। और इसीलिए मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जो आज विपक्षी एकता का प्रयास कर रहे हैं, जो अगुवा हैं, वो उनकी भूमिका बनी रहेगी। मैं आनंद जी के बात से सहमत हूँ कि हरिवंश जी की क्रेडिबिलिटी खत्म हुई है। 2 तरह आप नैतिकता की बात करते हैं, आप जनता दल यूनाइटेड की वजह से राज्यसभा के उपसभापति हुए, आपकी पार्टी ने एनडीए से अपने आप को अलग कर लिया। अगर आपके पास नैतिकता होती तो आप छोड़ के चले जाते कि मैं नहीं, जब नहीं रहना, मेरी पार्टी का एनडीए से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं एनडीए गठबंधन के रूप में राज्यसभा को सभापति हुआ था और मैं अब नहीं रहूंगा। वो भी नैतिकता आपने नहीं दिखाई। और राज्यसभा के संचालन में जो तमाम घटनाएं हैं, जिसमें किसान बिल का पास होना शामिल है, मत विभाजन को लेकर के सदस्यों के तमाम बात कहने के बावजूद जो रवैया था हरिवंश जी का, उससे उनकी प्रतिष्ठा कम हुई, उनको जानने वालों के जो उनके प्रति लोगों का सम्मान था वो कम हुआ। तो अब हरिवंश जी की वह नैतिक ताकत नहीं है कि वह कोई नीतीश कुमार के ऊपर कोई दबाव बना सके, मुझे नहीं लगता। और न कोई इतने बड़े नेता हैं कि उनके रहने न रहने से जनता दल यूनाइटेड पर कोई असर पड़ता हो या विपक्षी एकता के ऊपर कोई असर पड़ता हो। तो यह बात तो केवल यह बातें क्यों कही जा रही है,
दो बातें कही जा रही हैं। एक बात कही जा रही है कि महाराष्ट्र में शरद पवार ने अपने लोगों को एनडीए में जाने दिया, माने बीजेपी शिवसेना की सरकार में शामिल होने की अनुमति शरद पवार ने खुद दी। यह नरेशन चलाया जा रहा है। दूसरी बात कही जा रही है कि जो हरिवंश जी नीतीश कुमार से मिले हैं, इसका मतलब यह है कि वो आप जा सकते हैं। ये दो बातें लगातार कही जा रही हैं। क्यों कही जा रही हैं? इसलिए कही जा रही हैं कि जो बीजेपी के ऊपर हमला है उसको कुंद किया जा सके। जो प्रधानमंत्री जी एनसीपी का नाम लेकर के भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे, जिस सिंचाई घोटाले का नाम उन्होंने लिया, उस सिंचाई घोटाले के मुख्य आरोपी को अपनी पार्टी अपनी सरकार में शामिल कर लिया। बात किस पे जाती है? अनैतिक राजनीति करने वाले, राजनीति की नैतिकता को छिन्न भिन्न करने वाले, उनके ऊपर चर्चा होनी चाहिए कि इनके ऊपर चर्चा होनी चाहिए? इस चर्चा को मध्यम करने के लिए या कारपेट के भीतर दबा देने के लिए ये दो बातें चलाई जा रही हैं। कोई उनसे पूछे कि अगर एनसीपी ने, शरद पवार जी ने अपने लोगों को कांग्रेस इस गठबंधन में, बीजेपी शिवसेना गठबंधन में भेज दिया, तो मैं फिर वही सवाल पूछना चाहता हूं कि क्यों भेज देंगे वो? उनके लोगों के सरकार में शामिल हो जाने से शरद पवार को क्या मिलेगा? 80 साल की इस उम्र में जिन्होंने कभी भी बीजेपी की राजनीति नहीं की, अपने तमाम गठबंधन समझौते इधर उधर करने के बावजूद बीजेपी की राजनीति उन्होंने कभी नहीं किया, किसी भी समय, किसी क्रम में। आज अपने जीवन के उत्तरार्ध में जब अब उनके पास लक्ष्य क्या है? वो तो कुछ बनने बिगड़ने वाले नहीं है। उनका सामने सवाल है कि अपनी जो दूसरी जनरेशन है, अपनी बेटी को राजनीति में स्थापित करना। तो क्या आप अपने समर्थकों, अपने मतदाताओं, अपने प्रशंसकों के बीच में अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी विश्वसनीयता को गिरा करके अपनी पिछली पीढ़ी को स्थापित कर सकते हैं? संभव है ये? और अगर ये संभव नहीं है तो शरद पवार अपने लोगों को बीजेपी के पास क्यों भेजेंगे? तो कहीं लॉजिकल तो लगता नहीं है। केवल आप इस बात के लिए कि आप बीजेपी की चर्चा मत कीजिए, बीजेपी की गिरती हुई अनैतिक राजनीति की चर्चा मत कीजिए। बीजेपी जो कर रही है, दल बदल को प्रोत्साहन आप दें, विधायकों के खरीद फरोख्त आप करें, विभिन्न दलों में तोड़फोड़ आप करें, अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण आप दें, और बहस चलेगी नीतीश कुमार के ऊपर कि एनडीए में शामिल हो सकते हैं। बहस चलेगी ये कि शरद पवार अपने लोगों को एनडीए में शामिल करा रहे हैं। ये बहस नहीं चलेगी। आज बीजेपी पूरी तरह से इस भारतीय राजनीति में नैतिक पतन का उदाहरण बन के रह गई है। किसको नहीं तोड़ा? किस राजनीतिक दल को उन्होंने नहीं तोड़ा? किस राजनीतिक दल के ऊपर उन्होंने हमले नहीं किए? सांगठनिक रूप से उन्होंने कमजोर करने का प्रयास नहीं किया या राजनीतिक रूप से निष्क्रिय करने का प्रयास नहीं किया। आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, मायावती जी के साथ क्या है। मायावती जी न बीजेपी का विरोध कर पा रही हैं, न बीजेपी के साथ है। परिणाम क्या है कि जो उनका परंपरागत वोटर था वो भी उसके साथ निष्क्रिय हो गया है, और उनका वोटर कहां जाएगा, किसके साथ जाएगा, किसके साथ गठबंधन करेगा, यह अनिश्चित की स्थिति बनी हुई है। आज अखिलेश जी की क्या स्थिति? अखिलेश जी के बारे में कहा जा रहा है कि साहब वो मौन है, उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अखिलेश जी ने किस मुकाम पे नहीं कहा कि हम बीजेपी के खिलाफ हैं? अभी वो केसीआर से मिलने के लिए गए, उसको लेकर के बहस चल रही है। हालांकि बिल्कुल सही है कि 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से बीजेपी के खिलाफ उनको हमलावर होना चाहिए था, अखिलेश जी उस तरह से हमलावर नहीं है। जहां उनको दिखना चाहिए था वो नहीं दिख रहे हैं। लेकिन हमारे जैसे व्यक्ति को यह विश्वास करने में असुविधा होगी कि वह उनका बीजेपी के साथ साठगांठ है। जिस दिन वो बीजेपी से उनकी साठगांठ हो जाएगी, उनकी ताकत 1/4 भी नहीं बचेगी। समाजवाद की राजनीति करके, अंबेडकरवाद की राजनीति करके, लोकतांत्रिक मूल्यों की राजनीति करके मुलायम सिंह ने यहां तक इस पार्टी को पहुंचाया है। सांप्रदायिकता की राजनीति करके, बहुसंख्यकवाद की राजनीति करके यह पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती, संभव ही नहीं है। बहुसंख्यकवाद की राजनीति करने वाले लोग, पोलराइजेशन की राजनीति करने वाले लोग, हिंदुत्व की राजनीति करने वाले लोग सीधे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अपनी राजनीति को बचाए रखना चाहते हैं, अपनी राजनीति को आप आगे ले जाना चाहते हैं, तो आपको वही लोकतांत्रिक और समाजवादी मूल्यों का पालन करना होगा जिन मूल्यों के आधार पर यह पार्टी इतनी आगे तक चली है। नहीं, आपका मतदाता आपको छोड़ के चला जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये हम आप कल्पना कर रहे हैं, यह कर्नाटक में अभी आपको दिख रहा है। जनता दल एस ने के साथ क्या हुआ? देवगौड़ा जैसे प्रतिष्ठित नेता
जिस आदमी की बड़ी इज्जत है और बड़ा जनसमर्थन है, उनको लोग छोड़ के चले गए। मुख्यमंत्री का बेटा हार गया, यानी देगौड़ा साहब का ग्रैंडसन चुनाव हार गया। जिन इलाकों में सबसे ताकतवर थे उनका मतदान का प्रतिशत गिर गया और उनका मतदाता एज कंसोलिडेट होकर के गैर बीजेपी पार्टी को जाकर के उन्होंने मतदान किया। आप पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, मुर्शिदाबाद का विधानसभा का उपचुनाव क्या सामान्य उपचुनाव है? वो एक उपचुनाव है, लेकिन उस एक चुनाव का जो परिणाम है उसके बड़े राजनीतिक संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ का जो मतदाता है वह उस पार्टी के साथ जाएगा जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही है। यही समस्या बीजेपी के साथ है कि बीजेपी विपक्षी दलों में एकजुटता नहीं होने देना चाहती, लेकिन विपक्षी दलों के सामने चुनौती है कि अगर वो एकजुट नहीं हुए तो बीजेपी से जीतना हारना छोड़ दीजिए, लड़ नहीं पाएंगे आप। किसी एक पार्टी के पास इतनी ताकत नहीं किसी राज्य में, चाहे सत्ता में हो चाहे सत्ता के बाहर हो, जो बीजेपी जैसे मजबूत पार्टी के साथ लड़े। बीजेपी के पास आज भी बहुत मजबूत संगठन है, संसाधन उनके पास खूब है, मजबूत उनके पास नेतृत्व है, कार्यकर्ताओं समर्पित कार्यकर्ताओं की भीड़ है। उनसे लड़ने के लिए आपको एकजुट होना ही पड़ेगा। इसमें कोई बहस नहीं है कि उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी है, लेकिन समाजवादी पार्टी अपने बूते पर बीजेपी से लड़ लेगी, मुझको इसमें संदेह लगता है जी। और अगर वो ये सोचती है कि कांग्रेस को भी अलग करके बीजेपी से भी लड़ लेगी, उसमें भी संदेह है, क्योंकि अब मतदाताओं के अंदर ये स्थिति होने लगी है कि आप बीजेपी से जूझते हुए दिखाई पड़े। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय दलों को कमजोर करने में लगी हुई है और विपक्षी एकता को कमजोर करने में लगी हुई है। जी प्रशांत जी। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो विपक्षी एकता की वह कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए घबराहट का विषय बन गया और इसीलिए वह इसे कमजोर करने की लगातार कोशिश कर रही है। मुकुल जी से आपने सुनील जी को सुना और आनंद जी को सुना, बड़े विस्तार से उन्होंने पूरा विश्लेषण किया। आपको क्या लगता है, जैसे उन्होंने कहा कि जो 37% बनाम 63% का जो एक आंकड़ा दिया मतदान का उन्होंने कि 63% वोट जो एक तरह से बीजेपी के पक्ष में इस समय खड़ा हुआ है, तो 63% की अगर एकजुटता हो जाती है या सारे पक्षी दल एकजुट हो जाते हैं तो बीजेपी के लिए परेशानी सबब यही बन रहा है कि वह उस 63% को एक साथ एक मंच पर आने देना नहीं चाहती है, इसलिए तमाम तरह के प्रयास उनकी तरफ से हमें दिखाई देते हैं। क्या लगता है आपको मुकुल त्रिपाठी जी? आपकी आवाज माइक बंद है आपका, माइक अभी जी। जो बैठक पटना में हुई थी, पहली बैठक से ही इसका मैसेज चला गया था और ये सब जानते हैं कि उसके बाद घबराहट शुरू हुई, इनकी बैठके का दौर शुरू हुआ, सारी चीजें शुरू हुई कि इसका काट क्या खोजा जाए। और वहीं से चूंकि शिवसेना का पहले ही हाल हो चुका था, वहीं से सारी प्लानिंग बननी शुरू हुई कि किसी तरह और जैसे भी हो टिट फॉर टैट, पार्टी तोड़ो चाहे जो करो। बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि बरगद का पेड़ है, जो भी इसके नीचे आया वो साफ हो गया। आप किसी भी इनका अलायंस देख लीजिए, जिन जिन पार्टियों से वो धीरे धीरे साफ होती चली गई। जो इलेक्शन लड़ा, जो बिहार में बीजेपी नहीं थी, नीतीश जी के साथ आई, करते करते आज सबसे बड़ी पार्टी है। यही हाल महाराष्ट्र में भी था। आप हर जगह का देख लीजिए, ये अलायंस करते हैं, अलायंस करने के बाद वो अलायंस नीचे आ जाता है। तो अब अलायंस इनके जितने भी हो रहे हैं तो वो आगे तो होने नहीं है। जो बचे हुए हैं उनको, जो इनके विरोधी हैं उनको तोड़ो, एक नया अलायंस बना लो। यही इसी उसमें चल रही है। और जिन चीजों पे बीजेपी अपने आप को मानती थी कि हम जो है किसी से इस टाइप का समझौता नहीं करेंगे, भ्रष्ट लोगों को नहीं साथ में रखेंगे, वो चीजें अब इनके साथ नहीं है। और इससे जनता सवाल पूछेगी आखिर अब जवाब क्या देंगे ये लोग। 63% नहीं, अब ये 75% हो गए जो सवाल पूछ रहे हैं कि आप जिनको अभी 4 दिन पहले भ्रष्टाचार के आरोप में बोल रहे थे, वही आपके प्रफुल्ल पटेल, जिनका बहुत बड़ा एक उनकी कार्य क्षमता और उनके जो भ्रष्टाचार है उनके बहुत बड़ा एक वो है, उसको भी अब ये मिनिस्टर बनाएंगे सेंट्रल में। जवाब क्या देंगे? आखिरकार लोग तो पूछेंगे कि आपने कैसे बनाया, क्यों बनाया। कल तक आप सहकारी घोटाले को बोल रहे हैं, अजीत पवार हैं, सारे लोग हैं, सब मंत्री बनेंगे, वो तो बन गए। खैर बाकी जो इनके प्रफुल्ल पटेल और ये सब जो बन रहे हैं, ये कैसे बन रहे हैं? आपके पास कोई नेता ही नहीं है। संघ के नेता भी, संघ के बड़े जो है वो भी परेशान है कि आखिर कहां गई आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी नाम की तो चीज ही नहीं रह गई ना, तो इसको जवाब कैसे देंगे? ये बहुत बड़ा इनके अंदर से जो यहां के लोग हैं
जो आपके हमारे कुछ मित्र हैं भोपाल में है, वो तो ये कहते हैं कि एमपी से शिवराज हटाओ, राजस्थान में वसुंधरा लाओ, तब तो जीतेंगे, अदरवाइज दोनों स्टेट ये हारेंगे। ये इनके बीजेपी के अंदर के लोग कह रहे हैं कि अगर मामा रहे तो मामा निपटा देंगे, और वहां पे वसुंधरा को ये लाना नहीं चाहते, वो इंटरनल इनकी पॉलिटिक्स है, अभी तक नाम घोषित भी नहीं किए हैं। तो बीजेपी तो अपने अंदर जूझ रही है और जवाब लोगों को, नेताओं को नहीं मिल रहा कि हम इसका क्या जवाब दें। भ्रष्टाचारी, जैसे अरविंद केजरीवाल आए थे, सब भ्रष्टाचारी है, सब भ्रष्टाचारी, सबका नाम लिए, सबसे मीटिंग ले रहे हैं, तो एक उसका गया मैसेज गया कि ये भी वही है। यही हाल इनका भी हो रहा है। ये चाहे आप आसाम लीजिए, चाहे उनके मुख्यमंत्री को लीजिए, जो जो नेता बीजेपी में आ गए वो वॉशिंग मशीन में जाके धुल गए। इसका जवाब किसी नेता के पास नहीं। आखिर किस वजह से? ये सिर्फ है कुर्सी। आपको जनाधार चाहिए। आप, जो सुनील भाई साहब ने कहा कि आप नेता तो अपने पास रख लेंगे, लेकिन वो कैडर, वो बूथ वाले, जो वहां के छोटे नेता हैं, जो जिला स्तर, जो आपके जिले में काम कर रहे हैं, विधायक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको आप कैसे, कितने लोग आपके साथ आएंगे? आज सत्ता है, सत्ता के साथ सभी रहते हैं, लेकिन आइडियोलॉजी भी तो कोई चीज होती है कि आपने 20 साल 25 साल संघर्ष किया एक पार्टी को, और आप कभी बीजेपी के साथ नहीं गए, आज अचानक से आपका नेता कह दे रहा है चलो चलो भाई वहां चलो। ये किसी जनता का तो मैसेज है नहीं, ये तो अपने स्वार्थ से आदमी जा रहा है, अपनी आइडियोलॉजी से जा रहा है, वो क्षेत्र की आइडियोलॉजी से नहीं जा रहा है। उसने 20,000 लोगों से नहीं पूछा, 50,000 जिन्होंने उनको वोट दिया उससे सबसे नहीं पूछते हैं, वो अपने गिने चुने 10 लोगों से कि भाई हमारा ये फायदा हो रहा, मैं जा रहा हूं, काम खत्म। कोई भी हो, तो आप इसे नहीं कह सकते कि ये पूरा पूरा गेम, जो सुनील भाई पहले भी बोल चुके हैं, वो नहीं हो सकता। ये वक्त बताएगा कि जनता किधर जाती है, और जनता वास्तव में कई ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी के खिलाफ जा रहे हैं और उससे वो सहमत नहीं है। रोज यहां मिलते हैं, एमपी है, महाराष्ट्र है, इन सब में लोग अब चर्चा करने लगे हैं कि आखिर ये है कौन सी बीजेपी। ये अटल बिहारी वाजपेयी वाली बीजेपी नहीं है, ये मोदी और शाह की बीजेपी है, जहां साम दाम दंड भेद लगा के किसी तरह नेस्ता नाबूद कर दो। हम हमसे सवाल मत पूछो, हमारे खिलाफ मत खड़े हो, कुछ भी होगा घर से लेके आपके कहीं तक, संस्थान तक आपको जो है दायरे में ले आएंगे। और फिर आप करेंगे क्या? या तो आप जेल जाइए। ये सब जेल जाने वाले थे जो आ रहे थे, आ गए हैं, अब तो बच गए ना। तो उनको भी अपनी एक हैप्पी, वो हनीमून टाइप एक टाइम चाहिए कि अभी सुमर अगर मिल रहा है तो लेने में बुराई क्या है, या तो फिर जेल जाए। तो उससे बचने के लिए तो बट वैसे कोई भी आदमी होगा तो कहेगा जेल जाने से बेटर है भैया ज्वाइन कर लो। अब वो सारे मामले दब जाएंगे, लेकिन जनता इसको देख रही है और विश्वास मानिए इसका असर होगा। ये जो सुनील भाई सब सारी चीज पहले बोल चुके हैं, वही होना है और कुछ नहीं होना है। जी 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 आनंद जी, जैसे चर्चा हुई आती निकल के कि जो भी इस तरह के ये बीजेपी के द्वारा क्रियाकलाप हो रहे हैं उन्हें नुकसान राजनीतिक रूप से उठाना पड़ेगा। लेकिन बात ये आती है कि अगर हम देखेंगे कि 2014 में प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी जी के अगर जो कालखंड देखें भारतीय राजनीति के, तो पहले भी दल बदल होते रहे हैं और विभिन्न तरह के जो नेता हैं, राजनीतिक पार्टी के नेता, वो दल बदल करते रहे हैं, पार्टी टूट के मर्ज होती रही है। लेकिन हाल फिलहाल में ये सवाल क्यों बड़े हो गए हैं, बड़े क्यों तरह से मजबूत तरह से खड़े हो गए हैं कि जो दल बदल हो रहे हैं, नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, वह ज्यादा सवालों के घेरे में आ रहे हैं। क्या, जैसे कि एक आरएसएस के मुखपत्र में अभी कुछ दिन पहले एक आर्टिकल छपा था जिसमें कहा गया था कि हिंदुत्व और या मोदी जी का जो एक प्रभाव होता है वह कम हो रहा है, जनाधार कम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सब कुछ परस्पर, कहीं आप इनका समन्वय देखते हैं इन बातों का, सबका क्या लगता है आपको? नहीं, जो आप ये कह रहे हैं ना कि देखिए भाजपा की वो खुलेआम कहती है, वो अपनी बात साफ साफ कहती है, वो कांग्रेस मुक्त भारत चाहती है, वो कांग्रेस को रिड्यूस करके नहीं चाहती है, वो कांग्रेस मुक्त चाहती है, वो एनसीपी मुक्त महाराष्ट्र चाहती है, वो उस पार्टी का नामो निशान मिटा देना चाहती है। ये लोकतंत्र में नहीं होता है। लोकतंत्र में आदमी कहता है भाई हम उसको हराएंगे, हम अपनी सरकार बनाएंगे, हम अपनी, ये थोड़ी कहता है कि हम उसको उनका नामो निशान मिटा देंगे। ये तो पहली बार आपने इस तरह का नारा देखा है कि ये कांग्रेस मुक्त भारत, ये मुक्त भारत। दो तीन चीजें मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसका एक नजर और देखिए। अपनी समस्याएं इतनी ज्यादा हैं, अपने ऊपर इतना गंदगी है, उस गंदगी को बचाने के लिए आप दूसरे के ऊपर ये सब शुरू कर दिए हैं। कोई इनसे ये नहीं पूछ रहा है कर्नाटका में क्या हालत है बीजेपी की, टूट की कगार पे है कि नहीं है। विधानसभा का सत्र शुरू हो गया है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन अभी तक नॉमिनेट नहीं कर पाए हैं।
क्यों नहीं कर पाए भाई? कोई 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 मीडिया पूछ रहा है सवाल, किसी ने पूछा? भ्रष्टाचार की बात पे मोदी जी वहां जाके इतना बड़ा भाषण दिए। हम लोगों की याद में सरकार के साथ मिलके जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है वो अडानी का हुआ है। हम लोग अब तक ये मानते थे कि अंबानी जी को सरकार अपनी नीतियों से बहुत फायदा पहुंचाती है। यहाँ तो नीतियां नहीं, यहाँ तो डंडा लेके सरकार खड़ी है आपको पीटने के लिए कि अगर आप अडानी जी को, वो जो मुंबई का चाहे एयरपोर्ट हो चाहे कहीं हो, आप कुछ कर पा रहे हैं? तो उस भ्रष्टाचार की बात नहीं करे कोई। आप भ्रष्टाचार की बात करते हो तो अडानी के भ्रष्टाचार को क्यों नहीं बोलेंगे? आप 20,000 करोड़ रुपए वो किसके हैं क्यों नहीं बोलेंगे? आप अडानी के साथ कहां कहां गए क्यों नहीं बोलेंगे? आप अनिल अंबानी को आप इस देश का रक्षा सौदा दिलवाएंगे? जो आदमी इंग्लैंड में जाके कह रहा है मैं दिवालिया हूं, और आपकी आपकी बड़ी वाहवाही हो रही है। अनिल अंबानी जी को कल ईडी ने फिर बुलाया था, 7 घंटे उनको, और परसों बुलाया था, कल उनकी पत्नी को बुलाया है। मामला क्या है? मामला यह है कि 800 करोड़ रुपए उनके विदेशी में हैं जो पकड़ में आ गए हैं। तो आप अपने दोस्त मित्रों को, ये भ्रष्टाचारी नहीं है ये, क्योंकि आपके साथ है तो अडानी जी बहुत अच्छे आदमी है, अंबानी जी, छोटे अंबानी जी बहुत अच्छे आदमी है। छोटे अंबानी जी का ट्रैक रिकॉर्ड याद है? वो किसी भी पत्रकार को कुछ भी लिख दीजिए, वो उसके ऊपर 100 करोड़ का मानहानि, 500 करोड़ का मानहानि, 1000 करोड़ का मानहानि, और उसी को और उसके संपादक को और उसके संस्थान को, और कोई भी आदमी जो संस्थान चला रहा है, जो संपादक, उसको लगेगा भैया ये कहां से यार, यहाँ अहमदाबाद एक वकील भेजने में ही कम से कम 20, 25, 30, 40,000 रुपए का एक डेट का खर्चा है। तो वो नमस्ते करेगा कि भाई हमारा तुम्हारा संबंध बहुत अच्छा, लेकिन तुम यार रास्ता देख लो। इन्होंने काम नहीं किया, किसी ने पूछा इनसे? आज मणिपुर जल रहा है, मणिपुर का सवाल कहीं है? कोई जवाब दे रहे हैं मोदी जी? मोदी जी को भ्रष्टाचार बड़ा याद आ रहा है, मणिपुर में क्या हो रहा है वो नहीं याद आ रहा है मोदी जी को। देखिए, लोगों को कितना याद रहेगा नहीं याद रहेगा ये अलग बात है, लेकिन महिला पहलवान यौन शोषण में ब्रिजभूषण शरण सिंह के साथ जिस तरह से ये पार्टी पूरी मजबूती के साथ खड़ी हुई दिखाई दी, तो वो तो साफ है, वो केवल भ्रष्टाचारी नहीं, वो व्यभिचार। राम रहीम तो इनके वो हैं भाई, पोस्टर वो हैं। उनको जब जेल से निकाल के जब इलेक्शन होता है तो उनसे प्रचार क्या मतलब, उनसे वही सब भजन वजन करवाते हैं जिससे उनकी पार्टी का टिकट वो बढ़े, और कहलवाते हैं। तो ये केवल उनके नहीं, बलात्कारियों के साथ भी उतनी शिद्दत से खड़े हैं, ये केवल भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं खड़े हैं। और ये जैसा कुल्ली कह रहे हैं, ये लोग देख रहे हैं। एक दो चीजें इसलिए कहना जरूरी है कि नीतीश जी के बारे में जो बार बार वापस जा सकते हैं, वापस आ, नीतीश जी कोई आए हैं तो कोई छोटे बच्चे नहीं हो, क्यों आए? 2-3 चीजें याद रखनी होगी। नीतीश जी जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था और ये बीजेपी के साथ लड़ रहे थे, तो बिल्कुल तय रणनीति के तहत अमित शाह ने चिराग पासवान को लगा कि केवल इनका एक काम था, जेडीयू के उन कैंडिडेट्स को हराने का, और कौन सा काम था? अगर चिराग पासवान को, और चिराग पासवान भी एनडीए में रहेंगे, अमित शाह के बाद खास रहेंगे, उनके चाचा उनसे अलग हैं, लेकिन ये सिर्फ इसलिए कि वो नीतीश को तंग करेंगे। दूसरा, नीतीश जी ने शायद अपने जीवन की जो कुछ गलतियां होंगी तो उसमें एक आरपीएन सिंह को, एक नौकरशाह व्यक्ति को अपने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, और वो पूरी पार्टी के साथ ही वहां जाने के चक्कर में थे। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उनसे कहा गया क्या तो मैं अकेला मंत्री बन जाऊंगा, वो अकेले मंत्री बन गए। तो नीतीश भी आज सीखे हैं, उनको भी सबक मिला है। आज वो उनको आज कुर्मी बिरादरी नहीं दिख रही है, फिर ललन के पास वापस चले गए हैं। तीसरा, जीतन राम मांझी जिसको तोड़ के ले गए हैं बीजेपी वाले की बड़ा भारी वो हैं, जीतन राम मांझी के ऊपर नीतीश जी का ये विश्वास था 2014 में जब हारी पार्टी, मतलब जब लोकसभा इलेक्शन हारे, तो उन्होंने उसका नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया। और ये याद रखिएगा कि जीतन राम मांझी भी 2014 का लोकसभा इलेक्शन हारे थे, तीसरे नंबर पे रहे थे, और उनके पास कोई सुरखाब पेपर नहीं थे, उनकी एक ही क्वालिफिकेशन थी कि वो दलित थे। और नीतीश जी को लगा कि नहीं इनको बना देना चाहिए, और 2014 में उन्होंने जीतन राम मांझी को उस कुर्सी दे दी थी। जीतन राम मांझी को आप तोड़ के फिर ले गए बीजेपी वाले, और उस समय ही कुर्सी देने में आनाकानी करने लगे थे जीतन राम मांझी भाजपा के उस इशारे पे। तो ऐसा नहीं, जो उस पद पे रहा उसको पता है कि उसके साथ क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। शरद पवार के बारे में एक चीज और कही जा रही है, अरे बुढ़े हो गए, आप बुढ़े हो गए। अच्छा, येदुरप्पा 80 वर्ष के जवान है, खड़गे 82 वर्ष के फुदकते हुए अभी पालने में खेल रहे हैं,
और अब शरद पवार जो हैं वो 80-82 वर्ष के वो बुढ़े हो गए। येदुरप्पा जी तो मतलब बिल्कुल जवान हैं इस समय, उसमें कहने की कौन सी बात है। कहना यह है कि देखिए कुछ चीजें आपको बार बार समझना होगा। लोगों को ये लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि एक काम और देखिएगा, अजीत पवार साहब अपने चाचा के भी चाचा हैं, ये ध्यान रखिएगा। उस 80 घंटे की जो सरकार बनी थी जब ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने थे देवेंद्र फडणवीस के साथ, उसका मुझे अगर आप में से किसी को याद हो उसका ऐसा एक दो काम बताइए कि उन्होंने ये काम कर दिया। मुझे केवल एक काम याद है, उन्होंने अपनी क्लीन चिट सिंचाई घोटाले की लिखा पढ़ी करके गजट करवा के उस 80 घंटे में वो बाहर निकल आए थे। तो अगर यहां गए हैं फिर से, तो भाई उनका लड़का चीनी के बड़ा व्यापार करता है, इंटरनेशनल ट्रेडिंग में है, ऊंच नीच हो सकती है उनकी चीनी के, उसको अटैच किया गया था अभी उनकी जो चीनी मिल है उनकी पत्नी के नाम से, ये सब हुआ था। तो 2-2.5 महीने के बाद इसकी गारंटी नहीं है कि वो फिर से ये सब ठीक ठाक करा के इलेक्शन होगा तो फिर इधर आ जाएंगे, कौन सी दिक्कत है भाई। वो चचा के चचा है। मैं फिर आपको बता दूं, अजीत पवार मराठा प्राइड का आज की तारीख में नहीं वो है, वो शरद पवार ही रहेंगे। महाराष्ट्र में मराठा जो अस्मिता है, मराठा मैं बोल रहा हूं, मैं मराठी, उसका प्राइड 1 से 10 नंबर तक केवल और केवल शरद पवार है। कांग्रेस के पास उस तरह का कोई मराठा लीडर नहीं है, विलासराव देशमुख के जो होंगे उसके पास कोई नहीं है। और अजीत पवार अब भी अपने चाचा के मराठा उस प्राइड के जूते में घुसने लायक नहीं है। वो ठीक है, वक्ती तौर पे उन्होंने किया है, उनके ऊपर प्रेशर रहा होगा, वो अलग बातें हैं। मैं बात ये सब इसलिए कह रहा हूं कि एक चीज और हो रही है, जो सुनील जी आपने कहा ना, ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जा रहे हैं, उसमें एक और नैरेटिव चलाया जा रहा है, वो तेजस्वी यादव के ऊपर जब से सीबीआई ने चार्जशीट वो की है इसलिए नीतीश जी चले जाएंगे। ये आज का केस नहीं है, ये 2004-2009 में जब लालू थे और 2014 में जब ये लोग आ गए उसके बाद से लालू जी के ऊपर ये केस है। और ये चार्जशीट अक्टूबर में ऑलरेडी थी। नीतीश जब आए थे तो उनको पता था कि ये केस चल रहे हैं, और इस केस में 2004 में तेजस्वी की उम्र 14-15 साल थी। तो 14-15 साल के व्यक्ति को आप अपना ये सब कर सकते हैं, तंग करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर से कह दूं, भारतीय राजनीति में जो 2-4 लोग हैं जो जेल से नहीं डरे और लगातार लड़े हैं, उसमें लालू यादव का परिवार जरूर आता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और आप लालू को जितना मारेंगे ना, उसकी वो सिंपैथी उतनी ही आएगी। जैसे आप शरद पवार को आप आज उद्धव ठाकरे बीएमसी इलेक्शन क्यों नहीं करा ले रहे हैं? अगर उद्धव ठाकरे किसी काम लायक नहीं रह गए हैं, उनको रिजेक्ट कर दिया गया, कराओ ना बीएमसी इलेक्शन। क्यों नहीं करा रहे हो बीएमसी इलेक्शन? हिम्मत नहीं है बीएमसी इलेक्शन कराने की, क्योंकि वो जो बाला साहब ठाकरे की जो लीगेसी है, उस लीगेसी के वारिस केवल और केवल उद्धव ठाकरे रहे हैं। और मैं व्यक्तिगत रूप से एक चीज और बताऊं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसका तत्कालिक लाभ नहीं होता है। उद्धव ठाकरे ने जब इस्तीफा दिया तो जिस शालीनता के साथ जो आचरण किया, उन्होंने अपने घर छोड़ा और किया। लोग क्या क्या नहीं करते हैं घर नहीं छोड़ने के लिए भाई। गुलाम नबी आजाद ने तो पार्टी ही बदल दी कि घर न छोड़ना पड़े, और उस पार्टी में जिसमें 55 साल है उसको गाली देने का काम किया। ये व्यक्ति कहीं नहीं किया इसने। और उद्धव ठाकरे के बारे में बाकी कुछ भी कहा जाए, उनके आचरण, उनके संस्कार के बारे में लोगों को लगता है नहीं ये आदमी भाई ठीक है। और ऐसे आदमी थोड़ा अगर पॉलिटिक्स में हैं तो ऐसे आदमियों को प्रमोट भी करना चाहिए, क्योंकि आप सारे वही ले आएंगे शिंदे जी टाइप लोग। तो मैं अभी भी ये मान रहा हूं, खुद बीजेपी बहुत स्टिकी विकेट पे है, उसके अंदर बहुत दिक्कतें हैं। उस दिक्कत को छुपाने के लिए वो ये सब चीजें खूब कर रही है कि उनके यहाँ दिक्कत, उनके यहाँ दिक्कत। तुम्हारे यहाँ क्या दिक्कत हो रही है भाई? तुम क्यों नहीं कर रहे हो? कांग्रेस से लाए हुए लोगों को ही तुम अपने अध्यक्ष बना रहे हो। आप 2-3 जगह को छोड़ के अगर आप इनके मंत्री भी देखें, उत्तर प्रदेश को छोड़ दीजिए, बाकी जगह कांग्रेस के लोग इनके यहाँ मंत्री बने हुए हैं। तो ये जो आरएसएस, और ये जो भ्रम था ना कि आरएसएस के लोग बहुत डेडिकेटेड होते हैं, वो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में नोट गिनने का काम कौन कौन करता है आरएसएस का, ये सबको पता है। वो कोई बीजेपी और ये ना बड़े संस्कारी लोग हैं, जहाँ नमस्ते करते हैं, पैसे से मतलब नहीं है। जो सबसे ज्यादा मशीन लगा के जो पैसा गिनने का काम कौन कौन करता है, उसमें आरएसएस के लोग कितने हैं और कितने नहीं है, इसको बताने की जरूरत नहीं है उत्तर प्रदेश। मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये हुआ पूरी तरह से, क्योंकि मीडिया उनके पास है, प्रचार तंत्र उनके पास है, इसलिए वो एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें कहीं कहीं कुछ ऐसे एक्शन हो जाते हैं जिससे उनको
इस नैरेटिव को थोड़े पैर मिल जाते हैं। जैसे नीतीश जी से हरवंश जी मिल लिए, अखिलेश यादव केसीआर से मिलने चले गए, तो इन सब चीजों से उनको लगता है कि हमें एक नैरेटिव मिल रहा है, हमारी उस जो भी इस स्टोरी को लिखता है उसको थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी मिलने लगती है कि इन सबको देख भाई, ये तो अगर ये कोई ऐसी तो वो है नहीं कि अगले 2 साल बाद वो होने जा रहा है 17-18 को फिर विपक्षी बैठक हो रही है, तो कौन साथ गया और कौन वो हो गया, वो तो फिर 17-18 को प्रूव हो जाएगा। इसमें कोई बहुत लंबी बात तो है नहीं, ये तो 4-6-10 दिन बाद नहीं हो जाएगा। तो मुझे मेरा फिर ये मानना है, ये केवल और केवल बीजेपी का प्रचार तंत्र दूसरे को डिस्क्रेडिट करने का काम कर रहा है, इसके अलावा कुछ जी, जी, जी। आपने बड़ी बात कही। और सुनील जी, उसी प्रश्न को लेकर मैं आपके पास आता हूँ कि जैसे आनंद जी ने कुछ बड़े सवाल उठाए कि क्रेडिबिलिटी की बात कही उन्होंने, और साथ ही वर्तमान दौर अगर देखें राजनीति का, ऐसा लगता है कि विश्वसनीयता संकट जो बढ़ा है राजनीतिक दलों का, चाहे वो सत्ता पक्ष हो और विपक्ष के भी कुछ नेता या कुछ पार्टियों के प्रति, वह ज्यादा बड़ा सवाल बनकर सभी राजनीतिक पार्टियों को परेशान कर रहा है। इसलिए वह इधर-उधर की जो राजनीति को ध्यान देने का, जो भटकाने का जो प्रयत्न सत्ता पक्ष की तरफ से भी लगातार हो रहा है और विपक्ष की तरफ से भी, ऐसे कुछ जैसे अखिलेश यादव केसीआर से मिलते हैं, यह भी बड़े सवाल पैदा करता है विपक्षी राजनीति के दृष्टिकोण से। और वहीं बीजेपी का जो प्रचार तंत्र, आनंद जी ने कहा कि वो ऐसे प्रचार करता है कि शरद पवार की भूमिका है अजित पवार को आने बीजेपी के साथ मिलने में, या नीतीश कुमार भी बीजेपी में आ सकते हैं। तो ये प्रचार तंत्र का जो रोल है, ऐसे में ये भारतीय जो राजनीति है कैसे प्रभावित कर रही है, और जो लोग हैं क्या वह समझ नहीं पा रहे हैं इस पूरी परिदृश्य को कि वह भी गलतफहमी का शिकार इस प्रचार तंत्र के माध्यम से हो रहे हैं? क्या लगता है आपको सुनील शुक्ला जी? ये लोग तो खूब समझ रहे हैं, लोग खूब समझ रहे हैं कि ये बातें क्यों कही जा रही हैं। सवाल है कि अखिलेश यादव केसीआर से मिल लिए तो कौन सा आसमान टूट पड़ा? मिलने के बाद कह तो ही रहे हैं ना कि साहब बीजेपी को हराना है। अगर वो ये कहते केसीआर से मिलने के बाद कि भाई हम सोचेंगे कि हमको क्या करना है, तो आप सवाल पैदा करते। और अगर अखिलेश यादव चिराग पासवान से मिल लें तो चलिए तभी सवाल पैदा कर सकते हैं कि साहब एनडीए के घटक दल से आप मिलकर जाके बात कर रहे हैं। अगर कोई मुख्यमंत्री बुला रहा है आपको, तो आप इस बिना पर कह देंगे नहीं साहब आपसे मैं मिलने नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरी विश्वसनीयता खतरे में पड़ जाएगी। विश्वसनीयता मिलने जुलने में नहीं खतरे में पड़ती है, आप काम करने के तौर तरीकों से खतरे में पड़ती है। मायावती जी किसी से नहीं मिल रही है, कितनी विश्वसनीय है वो? सवाल यह है ना कि आप दूसरी चीज ये है कि यह सवाल सबसे बड़ा संकट बीजेपी के पास ही है। बीजेपी नए भारत का निर्माण करने के लिए आई थी, बीजेपी पॉलिसी पैरालिसिस को दूर करने के लिए आई थी, बीजेपी भारतीय राजनीति में शुचिता के लिए आई थी, बीजेपी एक ट्रांसपेरेंट और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने के लिए आई थी, और लेस गवर्नमेंट एंड मोर गवर्नेंस के नारे देकर के आई थी। सब पे आप फेल हैं। गवर्नेंस की बात ही आप नहीं करते हो, आप अपने सरकार की उपलब्धियों की बात ही आप नहीं करते हैं। आप ये 2014 की भाषा आप नहीं बोल सकते हैं ना, 2014 में आप सत्ता में नहीं थे। आज 2024 का जब चुनाव होने वाला है और 2023 में जब बहस कर रहे हैं तो आप सत्ता में हैं। आप अपने विरोधियों की आलोचना करके लोगों को की जिज्ञासाओं को शांत नहीं कर सकते। आपको यह बताना है कि आपने किया क्या, जो आपने वायदे किए थे उनका क्या हुआ, जो गवर्नेंस की जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में आप चर्चा कीजिए। आप ये बताइए कि आपने बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या क्या किया। आप बताइए कि आप किसानों को की आर्थिक भगवती के लिए आपने क्या क्या किया। आप ये बताइए कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आपने क्या क्या किया। आप तो इसकी बात ही नहीं करते हैं। नई बात लेके चले आए आप, अब वो प्रमाण नहीं चल रहा है। आप यूनिवर्सल सिविल कोड का एक सगुफा छोड़ दिया आपने, और उस पर इतना विरोध हो गया कि उसका नाम लेने से डरने लगे हैं आप। और ये भी आपको पता है कि ये इस सरकार में संभव नहीं है। अगर आप अंदाज कीजिए, अधिकतम 2 संसद के सत्र हो सकते हैं, संसद के 2 सत्र हो सकते हैं अब तक, जब चुनाव के पहले अधिक से अधिक। क्या इसमें बिल पास हो जाएगा? संभव ही नहीं है। लेकिन एक गुफा आपने छोड़ दिया, उस पर चर्चा। लेकिन आप अपने गवर्नेंस की विफलताओं के लिए इस तरह के जो आर्टिफिशियल प्रयास कर रहे हैं, उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आप विपक्ष के नेताओं की विश्वसनीयता को कटघरे में खड़ा करके आप अपनी विफलताओं को छिपा नहीं सकते। आपने जो भारतीय राजनीति में जो आपका योगदान है वो छिप नहीं सकता कि आपने क्या क्या किया, किस तरीके से आपने जनादेश की अवहेलना की,
जनादेश को आपने छिन्न भिन्न कर दिया, विपक्ष को आप स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, असहमति के शब्द नहीं सुनना चाहते, विमर्श आपके कार्यशैली में शामिल नहीं है, विमर्श के अनुसार अब आलोचनाओं के आधार पर अपने आप को संशोधित करने के लिए आप तैयार नहीं है, कौन सा लोकतंत्र चला रहे हैं? क्या लोकतंत्र में असहमति के बगैर लोकतंत्र की कल्पना कर सकते हैं आप? विमर्श के बगैर क्या लोकतंत्र चल सकता है? गवर्नेंस के बगैर आप लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत कर सकते हैं? इस पे आप नहीं चर्चा करेंगे, आप केवल विपक्षी दलों पे हमला करेंगे। ये संभव नहीं है। अब आपको अपनी जो क्रेडिबिलिटी है, अपनी क्रेडिबिलिटी आपको साबित करनी पड़ेगी, और अगर आप उस क्रेडिबिलिटी को साबित नहीं करते हैं तो आपका हश्र वही होगा जो कर्नाटक में होगा। कर्नाटक में क्या क्या नहीं किया आपने? तमाम जितने भी तरह के तौर तरीके हो सकते हैं चुनाव जीतने के लिए, सब आपने कर लिया। हिजाब, हलाल, पता नहीं क्या किया, आप सब लेके चले आए। बजरंगबली भी उसी में कूद पड़े, उनको भी आप खींच लाए। सरकार पे आपने कांग्रेस के लोगों पर आपने तमाम तरह के हमले किए, आपने जेडीएस पर तमाम तरह के हमले किए, परिवारवाद का आपने आरोप लगाया। मिला क्या आपको? आपकी पार्टी के लोग छोड़ के चले गए, और एक दो लोग छोड़ के नहीं गए, बड़ी संख्या में लोग छोड़ के चले गए। और यह सामान्य बात, सरकारें हारती हैं, सत्ता परिवर्तन होता है, लेकिन 75% से ज्यादा लोग निकल करके वोट दें और 30 विधानसभा क्षेत्रों में आपकी जमानत जब्त करा दें, यह बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश है। यह सामान्य चुनाव नहीं था, यह केवल एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं था, लोगों के मन में आपकी राजनीति को लेकर के आक्रोश था। लोग स्वीकार करने के लिए नहीं तैयार थे कि जिस तरह की राजनीति को आप बढ़ावा दे रहा है। मेरा यह मानना है कि सत्ता में रह करके आप विरोध की भाषा नहीं बोल सकते। सत्ता में रह करके आपको अपने गवर्नेंस की बात करनी पड़ेगी, तभी आप अपने जनाधार को दोबारा वापस पा सकते हैं। इसके बगैर संभव नहीं है। और जो विपक्ष को डिस्क्रेडिट करने का प्रयास किया जा रहा है, ये अब नहीं संभव है। विपक्ष के लोगों ने एक बड़ी लंबी लाइन खींच दी है। कांग्रेस, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से एक राजनीतिक माहौल बनना शुरू हुआ, और आज वो एकदम धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ता चला गया। परिणाम यही है कि मैं स्वीकार करता हूं कि तमाम सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता घटी नहीं है, लेकिन बढ़ी भी नहीं है। लेकिन राहुल गांधी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती चली जा रही है। क्यों बढ़ रही है? आपने तो डिस्क्रेडिट करने के लिए जितने संसाधन हो सकते थे सब लगा दिया था आपने। क्या कोई भी आम व्यक्ति इस बात को स्वीकार कर सकता है कि वो सरकार है और सरकार गवर्नेंस के लिए है और लोगों की बेहतरी के लिए है? जो सरकार अपने ही एक राज्य में आग लगी हुई हो उसकी चर्चा तक न करे, वहां शांति बनाए रखने की अपील तक न करे, और वो कहे कि हम बहुत बेहतर गवर्नेंस दे रहे हैं और आप विपक्षियों के जो की गारंटी है उसे विश्वास मत कीजिए। ये संभव है क्या? किस समाज में रह रहे हैं आप? आपको अपने आप को विद्वान समझने का पूरा अधिकार है, लेकिन सामने को मूर्ख समझने की कोशिश मत कीजिए। सामने वाले के पास भी कुछ ना कुछ विवेक है। तो विपक्ष को खारिज करने की जो सतही कोशिशें हैं, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई बहुत असर पड़ेगा। हालांकि यह बाद में तय होना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए उसको अपने गवर्नेंस की उपलब्धियों की बात करनी पड़ेगी। इसके अभाव में वो उस जनादेश को दोबारा हासिल करने में मुझे लगता है उसको दिक्कत होगी, जो उसको अब तक 2 बार के चुनाव में मिला है। जी जी बिल्कुल। बात यही है कि मुद्दों को से अलग दिखाने की जो कोशिशें हैं सत्ता पक्ष की, वह उन्हें नुकसान करेंगे, और मुद्दे आधारित ही चुनाव लड़ने की जो प्लानिंग, जो कार्यक्रम बना रहा है विपक्ष, वह उनके लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है बीजेपी के लिए। इसलिए वे ज्यादा चिंतित हैं और इसीलिए वह विपक्ष को कमजोर करने की सारी रणनीतियों पर काम कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम देते हैं, और जैसे हमारे पैनलिस्ट जो वरिष्ठ पत्रकार हैं सुनील शुक्ला जी, आनंद जी और मुकुल जी ने जिस तरह से पूरा विश्लेषण किया आसार गर्भित तरीके से, निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि हमारे दर्शकों को चर्चा पसंद आएगी। और मैं पुनः आभार सुनील जी का, आनंद जी का और मुकुल जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपनी बहुत ही सार्थक विश्लेषण से एक बहुत ही अच्छी चर्चा हमारे दर्शकों के सामने प्रस्तुत की। आप सभी का पुनः आभार और धन्यवाद। और आपसे वैसे मैं आग्रह करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।